चैप्टर 14 पादप में श्वसन। चैप्टर 14 पादप में श्वसन। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी चाहे पादप हो या सूक्ष्म जीव सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो कैसे? सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सभी ऊर्जा आती कहाँ से है? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है? ये ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? क्या पादप भोजन करते हैं? पादप यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? उपरोक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इनमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबद्धता होती है। हम यह समझने का प्रयास करें कि यह कैसे होता है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप व नीले हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हरे पादपों में भी सभी कोशिकाओं को अंगों प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वही प्रकाश संश्लेषण करती है। क्योंकि हरे पादपों के सभी अंग, उत्तक व कोशिकाएं हरी नहीं होती, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थों का अहरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष शाकाहारी या परोक्ष मांसाहारी के रूप में प्राप्त करते हैं। मर्त जीव जैसे कवक, मर्त या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस लेने हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, यूकेरियोट में, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वह भी केवल यूकेरियोट में। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन बाबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा या यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती, यह संभवतः नहीं भी हो सकती, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा की जब भी जहाँ भी आवश्यकता होती है यह टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं का आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम आते हैं। क्या पादप सांस लेते हैं? पॉइंट 5, क्या पादप सांस लेते हैं? इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस है तो ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन O2 की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैस या आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र एवं वातरंध्र मिलते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग आसानी से गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती। मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विचलित नहीं होती। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादप की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। ये पत्ती के लिए सत्य कथन है। आप पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय तनों और मूल के लिए क्या होता है?
तने में सजीव कोशिकाएं छाल और छाल वल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती है। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अतः पादप की अधिकांशतः कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। ये पैरेन्काइमी कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के संपूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के साथ ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के अपचयन से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल जाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनमें से निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में और जीवों के बारे में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं थी। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनोक्सी ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनोक्सी है, जबकि कुछ के लिए अनोक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पनीय होती है। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस पॉइंट 2 ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोज अर्थात शर्करा एम्लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयर हॉफ तथा जे पारानस द्वारा दिया गया तथा इसे सामान्यतः EMP पाथ कहते हैं। अनोक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह सभी शेष जीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। यह संचित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फास्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फास्फोरीकृत रूप समावेशी द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की उपपचय के बाद क्रम एक समान होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में विभिन्न चरण चित्र 14.1 में दर्शाए गए हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिनमें ATP का उपयोग ATP ऊर्जा अथवा संश्लेषण, इस मामले में NADPH2 होता है। ATP का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होता है तथा दूसरे चरण में फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट में परिवर्तित होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट टूटकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट तथा 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL बनाता है। जब 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL का 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट BPGL में परिवर्तित होता है तो NAD+ से NADH2 का निर्माण होता है। PGAL में से 2 समान अपपचय रिडॉक्स 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। PGAL ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर BPGA में परिवर्तित हो जाता है। BPGA का 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में होता है। PEP का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने ATP के अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। पायरुवेट का उपपचयी भविष्य क्या है? यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं जिनमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती है।
यह लैक्टिक अम्ल किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सी सांस है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय यूकेरियोट में किण्वन अनोक्सी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, जिसे ऑक्सी श्वसन या सांस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किण्वन 3 किण्वन किण्वन में यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनोक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एवं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये चरण चित्र 14.2 में दर्शाए गए हैं। प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचित हो जाता है। अपचयी कारक NADH2 होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP निर्माण में नहीं होता है। अम्ल व अल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाले ATP की संख्या घटाकर गणना करें कि कितने ATP का संश्लेषण होता है। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो यीस्ट के लिए यह विषाक्तता व मृत्यु का कारण बनती है। प्राकृतिक किण्वन पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी? क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP अणुओं का संश्लेषण करती है। यूकेरियोट में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सी सांस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। ऑक्सी श्वसन सांस 4 ऑक्सी श्वसन सांस माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सी श्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित है। पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक अपचयन द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। पायरुविक डिहाइड्रोजनेज अभिक्रिया में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD+ तथा कोएंजाइम A। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के उपापचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु से निर्मित होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A चक्रीय पथ ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है, जिसे साधारणतः वैज्ञानिक हैंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब चक्र कहते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA। TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA तथा जल के साथ संघनन से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सिंथेटेड एंजाइम द्वारा होती है तथा कोएंजाइम A का 1 अणु मुक्त होता है। जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावित हो जाता है, यह डीकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल तत्पश्चात सक्सिनाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनाइल कोएंजाइम A OAA ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनाइल
कोएंजाइम ऐसे शैक्षणिक अमल के रूपांतरण के दौरान जीटीपी के एक अणु का निर्माण होता है। इसे क्रियादार स्तर पर फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इन युग्मित अभिक्रियाओं में जीटीपी जीडीपी में रूपांतरित हो जाता है तथा एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिनमें NAD+ का NADH2 में अपचयन होता है और एक स्थान पर FAD+ का FADH2 में अपचयन होता है। TCA चक्र द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए को एंजाइम अमल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सैलो एसिटेट अमल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, जो चक्र का प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ NAD+ तथा FAD+ का NADH2 व FADH2 से क्रमशः पुनः उत्पादन होता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण को संक्षेप में निम्नवत लिखा जा सकता है। जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक अब तक हम देख चुके हैं कि ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। NADH2 के 8 अणु, FADH2 के 2 अणु तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, अभी तक सांस की चर्चा के दौरान न कहीं ऑक्सीजन का वृक्ष न ही कहीं NTP के बहुत सारे अणुओं के निर्माण की चर्चा हुई है। बंजर अब संश्लेषित NADH2 तथा FADH2 की क्या भूमिका होगी? जीवन खींचा है।